वेलकम टू द प्रारंभ एसएससी। माय नेम इज रितिका रैकवर एंड मैं आज आपको बताना चाहती हूँ एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बाका। बाका क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे एसएससी में बहुत सारे हमारे जो एक जर्नल सेक्शन होता है एसएससी का, वो उसमें से ये क्वेश्चंस आते हैं, बाका से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बट जो कि एक मस्ट है। मतलब अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आपके 6 to 5 मार्क्स बिल्कुल मस्ट है आना, और वो हमेशा आते हैं और रिपीटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार आए तो नेक्स्ट ईयर नहीं आएंगे। ये तो ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे टॉपिक्स है जो कि हमेशा आते हैं और रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। तो आइए हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि बाका क्या है, क्या होता है, इसके हमने कैसे कैसे हमें पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो आइए हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आपको मैं बताती हूँ कि बाका क्या होता है। बाका एक जो कि हमारे जो भी गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, वो हमारा चलाए हुआ उनका एक स्कीम, ये सब चीज़ें होती है, तो उसी के बारे में बाका है। बाका जैसे बजट, इसका मतलब होता है बजट, एंड ए का मतलब होता है एग्रीकल्चर, जो कि आप जानते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर किस स्टेट में कैसे क्या होता है। हमारा एग्रीकल्चर, हमारा मतलब किसान, हमारे जो भी राइस वगैरह, हमारे जो भी फार्मिंग होती है उससे रिलेटेड होता है हमारा एग्रीकल्चर। एंड इसमें आता है हमारा क्या आएगा हमारे इसमें कि हमारी कैसे डील हुई है, एग्रीमेंट वगैरह ये सब होता है ना, तो इसमें यही आता है एग्रीमेंट। जैसे कि हमारे इंडिया में बाहर की कंट्रीज से जो भी एग्रीमेंट किए जाते हैं तो हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एंड नॉलेज, आपको नॉलेज पता है कि नॉलेज अब फॉर जीके, इसमें हमें डैम्स के बारे में, रिवर, स्टेट, कंट्रीज़, उनके कैपिटल्स जो भी है, हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी है एक से हमारा अवेयरनेस वगैरह ये सब, ठीक है। तो हम उसी के बारे में जानेंगे, किसके बारे में, बजट, एग्रीकल्चर, और क्या होगा हमारा एग्रीमेंट एंड नॉलेज, ओके। तो आपको मैं बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि मैं आपको कवर करवाऊंगी, और प्लीज़ इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये हमेशा रिपीट होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप सब इसके नोट बनाइएगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि आप ये वीडियो देख लिया तो आपको नहीं होगा, बट हाँ 6-7 नंबर इसके मस्ट है, और ये हमेशा रिपीट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला है। तो आइए हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ओके। बजट क्या होता है? बजट आप जानते हैं कि बजट हमारे घर में, हमारे जो भी गवर्नमेंट हर जगह बनाया जाता है। अब आप भी अपने घर में रहते होंगे, हम भी अपने घर में प्लानिंग करते हैं। हम मंथली बजट बनाते हैं कि हमारे कहाँ पे हमारे पैसे यूज़ हो रहे चाहिए, किसको देना है, किसको नहीं देना है ना। तो एक बजट पेश किया जाता है ना हमारे घर में भी, कि हमें पैसे कहाँ यूज़ करना है, कैसे नहीं। वैसे हमारी गवर्नमेंट भी है, वो भी बजट पेश करती है, वो बताती है कि उनको बजट का यही है कि उनको कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना। तो इसमें यही है कि बजट इज़ द गवर्नमेंट ईयरली सिस्टम प्लान एंड फॉर इनकम एंड स्पेंडिंग। तो ये एक इनका साल का ईयरली प्लान होता है जो कि बताता है कि इनकम क्या होगी, कहाँ से जनरेट होगी, हाँ इनकम जनरेट कहाँ से होगी, और उसको स्पेंड कहाँ पे करना है, उसको कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो यही हमारा एक साल का प्लान होता है गवर्नमेंट की साइड से, जो कि हर साल बनाती है। इस साल भी बनाए, जो कि आप जानते हैं कि हमारे इस साल जो गवर्नमेंट है उन्होंने कब बनाया, इट शो हाउ द गवर्नमेंट विल कलेक्ट मनी। हमारे जो गवर्नमेंट है वो कलेक्ट मनी करती है, कैसे करती है? अब आपको पता है कि जो भी हमारा जो इनकम होता है, इनकम जनरेट कहाँ से होती है गवर्नमेंट की, जो कि हम जो आम लोग हैं वो टैक्स देते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो टैक्स के थ्रू हमारे से पैसे लेती है, एंड देन वो और चीज़ों में लगाते हैं। कहाँ कहाँ लगाते हैं? देयर विल बी यूज इट लाइक एजुकेशन, डिफेंस एंड एग्रीकल्चर, बहुत सारी सेफ्टी डिफेंस वगैरह में भी लगाते हैं, है ना। आपको पता होगा हेल्थ सेक्टर में भी लगाते हैं, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर वगैरह, ये सब चीज़ों में लगाते हैं। गवर्नमेंट हमसे क्या करती है, कलेक्ट करती है। मनी कलेक्ट नहीं करती, वो टैक्स के थ्रू कलेक्ट करती है, ठीक है। हम टैक्स देते हैं, ठीक है। एंड देन एजुकेशन, डिफेंस एक्सेट्रा, हम उस चीज़ के बारे में वो हमें उस चीज़ पे पैसे लगाते हैं। एंड देन आपको पता होगा कि हमारा हर साल बजट पेश होता है, तो इस साल भी हमारा बजट पेश हुआ था, है ना। आपको बहुत लोगों को पता होगा, हाल ही में हमारा बजट पेश हुआ है, जो कि कब हुआ है, 1925, एंड बजट प्रेजेंट ऑन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ निर्मला सीतारमण, इन्होंने पेश किया। आपको पता है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण ये है, जो कि उन्होंने 23 जुलाई 2025 में अभी बजट पेश किया है, हाल ही में अभी पेश किया है। 23 जुलाई एंड 2025 में पेश किया है। किन्होंने किया है? निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है,
ओके, उन्होंने किया है, उन्होंने साल का पूरा बजट निकाल दिया, उन्होंने बताया है कि इनकम कैसे जनरेट होगी और कहाँ कहाँ वो स्पेंड करेंगे, तो जो कि उन्होंने निकाल दिया है ये बजट, ठीक है। तो इसमें हम यही है कि फिजिकल डेफिसिट इसमें यही है कि 5.1% ऑफ GDP, एंड इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट विल स्पेंड मोर मनी देन इट विल अर्न, विच इज़ कॉमन ग्रोइंग कंट्री। अब आपको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी इनकम से ज़्यादा, उनकी जो अर्निंग होती है उससे ज़्यादा तो वो स्पेंड कर देते हैं। हाँ, इसमें यही चीज़ दे रही है कि जो हमारे गवर्नमेंट है विल स्पेंड मोर मनी, वो बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं जो कि उनकी अर्निंग भी नहीं होती उतनी। तो हाँ, तो ये एक नॉर्मली है, एक ये डेवलप हमारी जो कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें तो ये नॉर्मल चीज़ होती है कि हम अर्निंग कम होती है बट वो स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं टैक्स कलेक्ट करके, तो एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। एंड देन अब हम आगे जाएंगे। हाँ, तो इसमें क्या है, मेजर स्पेंडिंग एरिया। हाँ, इसमें आपको पता है कि अब जो हमारे जो टैक्स कलेक्ट कर लिए गवर्नमेंट ने, फिर उसके बाद अब जो निकाल दिया उन्होंने, पेश कर दिया है, बजट वगैरह सब कर दिया है, तो अब वो बताएंगे कि उनको कहाँ कैसे कैसे करना है, स्पेंड करना है, मनी को स्पेंड करना है। टैक्सेस जो आए हैं कहाँ कहाँ करते हैं वो लोग, डिफेंस में करते हैं, रेलवे में करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेट्रा। ओके, आपको याद रखना है कि हमारे डिफेंस में, रेलवे में, एजुकेशन एंड हेल्थ, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। कैसे कितना होता है, इन्होंने अभी जो बजट पेश किया है वो क्या कितना होगा ये भी देखिए कि हमारा डिफेंस, उन्होंने बोला है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि डिफेंस में 6.2 लाख करोड़ इतने स्पेंड किए जाएंगे। कहाँ कहाँ किए जाएंगे, डिफेंस में भी, कहाँ, वेपन्स, आर्मी ट्रेनिंग, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, इस चीज़ में किए जाएंगे। एंड रेलवे पे 2.9 लाख करोड़ इसमें किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे, न्यू ट्रेनिंग, जो नई वैकेंसी निकली थी, वो जो नए लोग आए हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनको दी जाएगी, उस चीज़ में स्पेंड किया जाएगा। स्टेशंस जो भी है अगर रेनोवेट करवानी है या जो भी उसमें प्रॉब्लम है वो सब चीज़ें, और सेफ्टी का ध्यान रखे जाएंगे कि हमारा रेलवे सेक्टर है उसमें सेफ्टी, हर एक चीज़ की सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें दे रही है। इसमें कितना किया जा रहा है, 2.9। ये ध्यान रखिएगा कि SSC में अभी जो CGL, MTS, GD इन सब के एग्जाम होने वाले हैं, आप सबको ये ध्यान रखना होगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई घुमा फिरा के नहीं आते, इसमें डायरेक्ट आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। 100 to 10% इसमें रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, रेलवे में इस साल कितना बजट निकला है, 2.9 लाख करोड़ में निकला है, जो कि ट्रेनिंग स्टेशन सेफ्टी के लिए किया जाता है। एंड देन एजुकेशन में कितना दिया है, 1.3 लाख करोड़। कितना है, 1.3 लाख करोड़। ओके, किस लिए किया जाता है एजुकेशन में, किस सेक्टर में किया जाता है, कि स्कूल में किया जाता है, टीचर एंड ट्रेनिंग, टीचर्स के इनकम होते हैं, स्कूल्स बनवाने हैं या उसकी रेनोवेट करना है, लर्निंग, हमारे जो भी है सुविधा है उस चीज़ के लिए हमें यूज़ किया जाता है। एंड हेल्थ सेक्शन में किया जाता है, 1.7 करोड़ इसके लिए निकाला गया है। किसके लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिसिन एंड हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज आप जानते होंगे कि हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, एम्बुलेंस वगैरह, आजकल तो ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई है, उस चीज़ की फैसिलिटी को लेके किया जाता है। एंड PM सर्वोदय योजना, अब क्या है इसमें कि अब जो हमारे जो PM हैं उन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाल रही, कि आपको पता है कि इसमें से निकाली गई है PM सर्वोदय योजना, जो कि इंस्टॉल सोलर रूफटॉप ऑफ 1 करोड़ होम। अब इन्होंने ये करा है कि जो हमारी PM की सर्वोदय योजना है, इस चीज़ में भी बजट पेश किया है कि इस पे हम स्पेंड करेंगे। इन्होंने एक नई योजना निकाली है जो कि इंस्टॉल सोलर रूफटॉप 1 करोड़ होम्स। अब इसमें ये बोल रखा है इन्होंने कि ये एक हर घर में एक सोलर रूफटॉप्स लगाएंगे, जो कि एक स्कीम हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी बिल को और प्रमोट क्लीन एनर्जी। ये एनर्जी को क्लीन करती है, क्लीन एनर्जी करती है और बिल भी कम आएगा। इससे क्या लगाया जाएगा, घर में सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा, जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आते हैं वो भी कम आएंगे एंड देन क्लीन एनर्जी होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये बजट में है, ये सब चीज़ें बजट में है, तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। एंड फर्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर। अब आपको मैंने बता दिया बजट हो गया, अब क्या है, एग्रीकल्चर। आपको पता है कि बाका के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सेकंड में क्या आ रहा है, एग्रीकल्चर। ओके, तो एग्रीकल्चर के बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या होती है, फार्मिंग एंड फार्मर्स। इसमें हमारी खेती और किसान
इनके बारे में किया जाता है। एग्रीकल्चर पे हमें इस चीज़ पे फोकस किया जाता है। तो क्या क्या किया जाता है कि एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स, आपको पता है क्रॉप्स होती है हमारी कौन कौन सी, लाइक राइस, व्हीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमारी क्रॉप्स होती है उस पर ध्यान दिया जाता है। एग्रीकल्चर पे जो भी चीज़ें सिंचाई के लिए या जो भी वर्क किया जाता है किसान के लिए, वो सब चीज़ें इसमें किया जाता है। अगर आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, अब आपको पता है कि मौसम ख़राब हो रहा है ना, मौसम कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है या आंधी तूफान या बहुत सारी ऐसी आपदा आ जाती है जिससे कि हमारे किसान, हमारे एग्रीकल्चर में, हमारी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक बजट इन्होंने पेश करा है एग्रीकल्चर के लिए भी। बाका में एग्रीकल्चर का एक ऑप्शन है जो कि हमारे एग्रीकल्चर में हम ये जानते हैं कि राइस, व्हीट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के बारे में, इन सब चीज़ों के लिए हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड एमएसपी मीन्स क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, एमएसपी। इसमें क्या होता है कि इट इज़ द लोएस्ट प्राइस फार्मर विल बी गेट टू देयर क्रॉप्स इफ़ मार्केट प्राइस इज़ लो। तो इसमें ये चीज़ दिया गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ये बताया गया है कि हमारे जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको लोएस्ट प्राइस में उनको क्रॉप्स बेची जाएगी, वो लोएस्ट प्राइस में। और ये नहीं है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है या कुछ भी हो जाता है या बाहर मार्केट में लोएस्ट प्राइस मिल रहा है, बट इनका ये रहेगा कि जो हम फार्मर्स को पैसे देते हैं उन्हें उतने ही पैसे मिलेंगे। बेशक हमारी मार्केट में प्राइस लो हो, कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लो भी चले जाए, हाई भी चले जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो हमारे फार्मर्स को पैसे दिए जाते हैं उतने ही मिलेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये हमारे ध्यान दिया जाता है कि अगर हमारे बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी सब्जियां बहुत सस्ती हो जाती है, बट अब सब्जी आप मान लो बहुत सस्ती हो गई है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि भाई फार्मर्स को भी हम उस हिसाब से पैसे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। फार्मर्स को वही, चाहे वो सस्ती हो जाए चाहे वो महंगी हो जाए, उनका एक फिक्स है कि हाँ हम उनको इनकम इतनी देंगे, गवर्नमेंट देती है, जो कि आप जानते हैं। एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या है, CACP क्या है, ये एक ग्रुप है दैट डिसाइड करता है, जो कि MSP बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ फार्मिंग के लिए, ठीक है। ये कि आप जानते हैं इंपॉर्टेंट फार्मर स्कीम। अब आपको पता है कि फार्मिंग स्कीम होती है फार्मर्स के लिए, किसान के लिए होती है ना। आपको पता है बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि फार्मर्स के लिए की जाती है, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हम वो भी जानेंगे कि इसमें क्या है। किसान, PM किसान इन्होंने निकाली है, PM ने निकाली है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने निकाली गई है कि क्या है इसमें कि फार्मर गेट 6,000 एवरी ईयर इन 3 पार्ट्स टू हेल्प विद फार्मिंग नीड। अब इसमें ये बताया गया है कि PM किसान में कि ना जो फार्मर्स ना उनको हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे और 3 पार्ट्स में उनके लिए मदद की जाएगी, ओके। हर साल कितने दिए जाएंगे, 6,000, जो कि एवरी 3 पार्ट्स में उनको उनके नीड्स के मुताबिक उनको पैसे दिए जाएंगे। एंड फसल बीमा योजना इसमें क्या है, क्रॉप्स इंश्योरेंस इफ़ क्रॉप्स आर डैमेज ड्यू टू फ्लड, रेन एक्सेट्रा। अब आपको पता है कि हमारी फसल बीमा योजना है, ये अभी चालू हुई है। और फसल बीमा योजना में क्या होता है, फसल बीमा योजना ये है, जैसे कि आप जानते हैं कि कभी आपदा आ जाती है या कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है या हमारी आपदा आ गई है या किसान को या बारिश, रेन वगैरह बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, तो उनका वो इंश्योरेंस होता है, जो कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको जो गवर्नमेंट होती है जो उन्होंने इंश्योरेंस करा होता है उसका उनके पैसे वापस दे देती है। एंड उनको फिर कुछ भी अगर उनकी फसल या डैमेज भी हो रही होती है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें यही है फसल बीमा योजना, जो कि हर एक किसान करवाता है। क्योंकि उनको देखो आपदा का कुछ पता नहीं होता कब हो जाए कब नहीं, तो इसलिए ये फसल बीमा योजना कराई जाती है ताकि हमारे जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मर्स है, उनको प्रॉब्लम ना हो, हमारे एग्रीकल्चर एरिया सेक्टर में नहीं हो प्रॉब्लम। ये नाम इसमें क्या है, एन ऑनलाइन मार्केटिंग वेयर फार्मर कैन सेल क्रॉप एंड डायरेक्टली एंड गेट बेटर प्राइस। अब इसमें यही है कि ऑनलाइन मार्केट है वो फार्मर्स को सेल करती है एंड डायरेक्टली गेट बेटर प्राइस। अब इसमें ये बता रखा है कि जो हमारे फार्मर है ना वो बिल्कुल मतलब क्रॉप्स डायरेक्टली भी हम बेच सकते हैं, जो हमारे फार्मर है वो डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं जिससे कि उनको बेटर प्राइस में भी मिलेगा। तो हमारी ये इनाम में हमें ये भी बता रखा है कि पहले होता था ना कि नहीं कर सकते थे डायरेक्ट, बट अब कर सकते हैं कि डायरेक्ट हमारे जो फार्मर है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं जिससे कि उनको बेटर प्राइस मिलेगा। जो कि गवर्नमेंट के साइड से मिलता है वो नहीं मिलेगा, बट
उनको और अच्छा ले सकते हैं। अगर मार्केट में चीज़ें महंगी हो रही है तो उनको उसके मुताबिक पैसा मिलेगा। एंड देन सोल हेल्थ कार्ड, ये सोल हेल्थ कार्ड क्या है कि अ कार्ड विद इंफॉर्मेशन अबाउट सोल क्वालिटी एंड व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र टू यूज़। इसमें हमारा फर्टिलाइज करते हैं, उसको क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन बताता है हमें कार्ड की, जो कि क्वालिटी एंड व्हाट फर्टिलाइज टू यूज़, हमें कैसे फर्टिलाइज करना है, कैसे यूज़ करना है, हमें यही इन्फॉर्मेशन देते हैं सोल हेल्थ कार्ड से। ठीक है, तो अब हमने एग्रीकल्चर के बारे में जान लिया। ठीक है, हमने बजट के बारे में जान लिया, एग्रीकल्चर के बारे में जान लिया। अब थर्ड है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आप जानते हैं कि एग्रीमेंट आपको मैंने जैसे कि बताया है कि जो भी हमारे इंडिया है या जो भी हम अदर कंट्री से विद अदर कंट्रीज से हम एग्रीमेंट कोई साइन करते हैं, ये बहुत सारे एग्रीमेंट से साइन करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हमें किसी से सेफ्टी लेनी है या हमसे किसी से कुछ जैसे फाइटर जेट लेने हैं या कुछ लेना है तो हम उनसे एग्रीमेंट करते हैं साइन, या हम कुछ बोल देते हैं ना कि हमारे वॉर पे प्लीज़ हेल्प करना, तो यह बहुत सारे एग्रीमेंट हो जाते हैं। या आपको पता है ट्रेड होते हैं आजकल, तो एक दूसरे कंट्रीज़ में ट्रेड होते हैं जो कि वो भी साइन होते हैं। तो ये ही है इसमें कि हमें इसमें अपना एग्रीमेंट बताना है कि जो कि दूसरी कंट्री का होती है। एक डील होती है एग्रीमेंट जो कि अदर कंट्रीज़ के साथ होती है। ठीक है, डील है एग्रीमेंट, एक डील है जो कि अदर कंट्रीज़ के साथ किया जाता है। गवर्नमेंट जो कि क्या है हम फिर से उसको जानते हैं डिटेल्स में। एग्रीमेंट आर ऑफिशियली डील टू बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। आपको पता है कि जो एग्रीमेंट है वो एक ऑफिशियली डील है जो कि इंडिया है वो अदर कंट्रीज़ के साथ करती है, एंड दे कैन बी फॉर बिजनेस, डिफेंस, इन्वायरमेंट और ऑयल। अब आपको पता है कि वो क्या किस चीज़ के लिए डील होती है, हमारी गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए करती है। आपको पता है ट्रेड, मैंने आपको बताया, या तो वो बिज़नेस के लिए कर रहे हैं या वो डिफेंस के लिए कर रहे हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जो सेफ्टी के लिए होती है वो हम बाहर से लेते हैं हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए, है ना, चाहे वो हमारे फाइटर जेट हो या कुछ भी हो, है ना, वो हम बाहर से लेते हैं जो कि हमारा एग्रीमेंट साइन होता है, डिफेंस से रिलेटेड लेते हैं, और इन्वायरमेंट के लिए लेते हैं, ऑयल लेते हैं। आपको पता है कि ऑयल कौन सा ऑयल आपको पता होगा, जो फ्यूल होता है हमारा, ये सब जो कि आपको पता है कि उसकी मात्रा कम हो रही है। तो हमारे इंडिया में तो नहीं होता, हम बाहर से एग्रीमेंट करके बाहर से ले जाते हैं जो कि इंडिया में आता है। और हम क्यों ले रहे हैं, ऑयल तो बहुत कंट्री से मिलता है बट हम साइन करते हैं ताकि हमें कम मात्रा में ऑयल मिल जाए। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि हमारी किस किस से क्या क्या हमारी डील हुई है और किस चीज़ के लिए वजह से हुई है। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या है कि इंडिया और फ्रांस, अब आपको पता है इंडिया और फ्रांस है उनकी डील हुई है, किस चीज़ में हुई है आपको मैं वो बताती हूँ कि डील फॉर फाइटर जेट। अब इनकी एक फाइटर जेट को लेकर डील हुई है, इंडिया फ्रांस की डील हुई है जो कि फाइटर जेट की हुई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ आप सब ये लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये राइफल ले रखा है एंड सबमरीन्स। ठीक है, सबमरीन्स वगैरह होते हैं जो पनडुब्बी जिसे हम बोलते हैं, वो सब के लिए हमारी फ्रांस के साथ डील हुई है। ठीक है, ये हमारे डिफेंस सेक्टर में आ गया। ठीक है, एंड इंडिया एंड यूएई। ठीक है, यूएई से हमने क्या लिया है, क्या वो हुई है हमारा एग्रीमेंट, CEPA इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट टू मेक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ईजी। अब हमने इनसे एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है जिससे कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत इजीली तरीके से कर सकें। किससे हुई है, इंडिया और यूएई से करी है। ठीक है, फिर थर्ड हुई हमारी इंडिया एंड रशिया। इंडिया और रशिया से क्या हुई है हमारी जो एग्रीमेंट टू बाय ऑयल एट लो प्राइस। अब आपको पता है कि ऑयल के लिए भी की जाती है, तो हमने इंडिया और रशिया ने एग्रीमेंट साइन किया जो कि हमें रशिया हमें इंडिया में ऑयल देगा जो कि एक लोएस्ट प्राइस में देगा, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, एंड देन COP28, ये क्या है कि क्लाइमेट मीटिंग है जो कि वेयर इंडिया प्रॉमिस टू रिड्यूस टू पॉल्यूशन बाय द ईयर 2070 नेट ज़ीरो गोल। अब ये हमारा COP है 28 जो कि हमारे क्लाइमेट के बारे में बता रखा है, और इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि 2070 तक ये बिल्कुल पॉल्यूशन को घटा देंगे, ज़ीरो लेवल पे कर देंगे, नेट ज़ीरो गोल कर देंगे। इनका ये टारगेट है, कब से है, 2070 का। ठीक है, एंड देन इसमें यह आता है, फिर अब नेक्स्ट है हमारा नॉलेज का। क्या है, नॉलेज का पार्ट है। नॉलेज का पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम, जो कि आपको पता है कि ये एक जीके बेस्ड क्वेश्चन है। नॉलेज में हम कुछ भी आ जाएंगे, आप जितनी नॉलेज लोगे, आप जितनी जीके पढ़ोगे उतनी कम है, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिया है उसमें कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। और प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं।
मतलब आप ये मान लो कि अगर आपने ये चीज़ पढ़ ली, आपके 5-6 क्वेश्चन तो मस्ट है आना, 100 to 10% आएंगे क्वेश्चन। ये एक ऐसे टॉपिक है, ये बहुत ट्रेंडिंग में रहते हैं, स्टूडेंट बहुत पसंद करते हैं इस टॉपिक को। हाँ, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ और उनके एग्जाम्पल्स भी लाई हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। क्या है स्टेटिस जीके मीन्स फिक्स फैक्ट्स एंड डोंट चेंज लाइक इंपॉर्टेंट डेट्स एंड कैपिटल एंड बुक्स। अब आपको पता है कुछ चीज़ें तो चेंज हो जाती है, जैसे करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, बट एक जीके का एक ये पार्ट ऐसा है नॉलेज का जो कि कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, कैपिटल्स, बुक एक्सेट्रा, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि ये चेंज नहीं होता, ये वैसे की वैसे रहते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप ये देखो कि बिल्कुल डायरेक्ट अब आपको इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेज कौन होती है, देखो 7 अप्रैल को क्या आता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है, 7 अप्रैल को आता है। उसकी थीम क्या होती है, माई हेल्थ माई राइट। अभी आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि माई हेल्थ माई राइट सी किसका थीम है, आप बता दोगे कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि 7 अप्रैल को आता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट 5 जून को क्या आता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्या आता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कि उनकी लैंड रिस्टोरेशन की इसकी थीम होती है, ठीक है। और 1 जुलाई को क्या आता है, डॉक्टर्स डे आता है। कब आता है, 1 जुलाई को, और इसकी थीम क्या होता है, हीलर्स एंड ह्यूमैनिटी, आपको पता है, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दे दिए, तो आपको बस मेरा मकसद यही है बताने का कि आप इम्पोर्टेंस डे प्लीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कैपिटल एंड सिटीज़ के बारे में आप जानते होंगे, आपको बहुत सारी कैपिटल्स पता होगी, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाई हूँ जो कि आप पढ़ के प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। जापान के आपको पता है टोक्यो है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा है, श्रीलंका की कोलंबो है। तो ये सब चीज़ें एक ऐसी एग्जाम्पल्स है जो कि आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये आ सकती है, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया, अब आपको पता है कि फर्स्ट इन इंडिया क्या हो सकता है हमारे की, जैसे कि हमारे वुमेन IPS कौन थे, जो कि आप जानते हैं किरण बेदी थी हमारी फर्स्ट IPS फीमेल, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप जानते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। एंड ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इन इंडिया के बारे में। बहुत सारे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है कि आप ऐसे पढ़िएगा, और हो सके प्लीज़ बहुत ज़्यादा रीड करके जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में हम जानेंगे, जो कि किसने बुक लिखी है, उनके ऑथर्स कौन है, कौन सी बुक लिखी है। जैसे एग्ज़ाम वॉरियर्स, इन्होंने लिखे नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे PM है इंडिया के। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, नरेंद्र मोदी जी का क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट आ सकता है कि एग्ज़ाम वॉरियर्स के ऑथर कौन है, तो आप बता सकते हो कि नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर ये बुक्स हैं, और ऑथर्स कौन है, APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर के APJ अब्दुल कलाम एंड एग्ज़ाम वॉरियर्स के नरेंद्र मोदी जी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एंड समरी, ये हमारा अभी तक का ये बाका का टॉपिक क्लियर होता है। अब मैं आपको एक समरी बता देती हूँ कि स्मॉल समरी, एक शॉर्ट में, कि ये एक्चुअल में होता क्या है। आपको तो पता चल गया बाका क्या होता है, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। बाका इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर रिमेंबर फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स SSC GK, ठीक है। तो आपको पता है कि जो बाका है ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, जो कि इम्पॉर्टेंट GK के, जो SSC लेवल के, जो एक GK का सेक्शन जो होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उन्हें जो कि हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो वो है बाका। बाका में क्या होता है, फर्स्ट एंड बी मतलब बजट एंड एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट, नॉलेज। इसमें आपको पता है बजट के बारे में हमें पढ़ना होता है, एग्रीकल्चर के एग्रीमेंट एंड नॉलेज, ये सब चीज़ के बारे में आप ये सब पढ़ के चले जाओ प्लीज़। तो आपको मतलब 6-7 मार्क्स तो आपके बिल्कुल मस्ट है आना, ठीक है। आपको पता है बजट क्या होता है, जो कि गवर्नमेंट मनी प्लान करते हैं, है ना। एंड एग्रीकल्चर स्कीम है सपोर्ट फॉर फार्मर्स। आपको पता है कि एग्रीकल्चर में क्या आते हैं, हमारे स्कीम्स आती है, किसके लिए, फार्मर्स के लिए आते हैं, और उनको सपोर्ट किया जाता है, उनकी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एंड एग्रीमेंट पता है, आपको पता है डील होती है विद अदर कंट्रीज़ के साथ होती है, ठीक है। जैसे आपको अभी देखा आपने, इंडिया और फ्रांस के साथ हुआ, इंडिया और रशिया के साथ हुआ, तो ऐसी, ठीक है। एंड नॉलेज के बारे में बोलूँ तो मैं नॉलेज आपको GK में क्या पढ़ना है, फिक्स फैक्ट फॉर डेज, आपको मैंने अभी बताया, इंपॉर्टेंस डेज के बारे में पढ़ना है। एंड बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, कैपिटल्स ये सब, और डैम्स
रिवर, इन सब के बारे में पढ़ना, कल्चर, डांस, ये सब चीज़ें के बारे में आप प्लीज़ पढ़ना, ठीक है। एंड देयर आर 4 एरियाज इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एग्जाम एंड हेल्प इन स्कोरिंग मोर मार्क्स। अब आपको पता है कि ये जो 4 टॉपिक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा स्क्रॉल किए जाते हैं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, और ये बहुत स्कोर हाई कर देते हैं। मतलब एक वैल्यू बोलते हैं ना, आपके लिए वैल्यू पॉइंट है, तो ये एक वैल्यू पॉइंट आपके लिए, तो आप इसे प्लीज़ करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मार्क्स तो आने ही आने हैं इसे पढ़ के, ठीक है। और भी है एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ आपको, तो मैं तो आपको पता है इंडियन अवार्ड्स, आपको पता है इंडियन अवार्ड्स क्या होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ, भारत रत्न जैसे कि इंडियंस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, भारत रत्न सबसे बड़ा है जो कि सिविलाइन अवार्ड है। पद्म भूषण है जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड है, जो कि सेकंड में आता है। परमवीर चक्र आता है, परमवीर चक्र आपको पता है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड टू ब्रेवली इन वॉर। अब जो आपको पता है कि जो हमारे वॉर में शहीद हो जाते हैं जो भी है, तो उनको हम परमवीर चक्र अवार्ड दिया जाता है उनको, ठीक है, जो कि हमारे मिलिट्री के लिए होता है। और अशोक चक्र, ये तो आप सब जानते होंगे, अशोक चक्र हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड फॉर इन पीस टाइम, ठीक है। एंड डैम एंड रिवर, आपको मैंने अभी बताया कि डैम और रिवर तो आते ही आते हैं, तो आपको मैं डैम और रिवर के बारे में बता दूं कि डैम और रिवर क्या होते हैं। गंगा है, अब आपको पता है गंगा क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। यमुना है मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। आपको पता है कि जो गंगा है वो सबसे ज़्यादा बड़ी लोएस्ट रिवर है इंडिया की, और यमुना भी है वो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये मेन ट्रिब्यूटरी करती है किसको, गंगा को करती है हीराकुंड डैम। ये हीराकुंड डैम, ये हीराकुंड जो डैम है वो लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, क्या है, लॉन्गेस्ट डैम फॉर इंडिया, इन इंडिया में है, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। कहाँ पर है ये, उड़ीसा में, उड़ीसा में है, क्या है, हीराकुंड डैम। एंड बकरा नंगल डैम, बकरा नंगल डैम जो कि ऑन सतलुज रिवर में है, सतलुज रिवर में। और नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, अब सिंबल्स के बारे में जानेंगे हम, हमने डैम्स नदी के बारे में पढ़ लिया है, तो सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्या है, नेशनल एनिमल्स। आपको तो ये बेसिक नॉलेज है, ये सब आपको पता होगा, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। आपको पता है नेशनल एनिमल्स टाइगर, नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल ट्री एंड बनियान ट्री जिसे हम बोलते हैं, जो कि बरगद का पेड़ होता है। नेशनल फ्रूट मैंगो, ठीक है, ये सब चीज़ होता है। अब इम्पॉर्टेंट हम लोग हिस्टोरिकल चीज़ भी पढ़ लेते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आपको पता है कि हर एक चीज़ आती है जीके में, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया है आपको कि आप ये चीज़ पढ़ लीजिए। इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री ईयर, हिस्टोरिकल ईयर कौन कौन सा, देखो 1857 में क्या हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, फर्स्ट वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस के लिए। 1947 में इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम मिली थी, कब मिली थी, 1947 में। और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी फर्स्ट, जो कि 1857 में। 1950 में इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, 1950 में इंडिया रिपब्लिक, जो भी हमारा गणतंत्र दिवस बनाया जाता है, हमारा रिपब्लिक हुआ था, हमने अपना संविधान लागू कर दिया था। एंड देन 1951 में फर्स्ट जनरल ऑफ इलेक्शन, हमारे इंडिया में फर्स्ट जनरल ऑफ इलेक्शन जो भी हुआ था, जो कि 1951 में हुआ था, ठीक है। एंड देन हम लोग फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट माउंटेन्स एंड पीक्स, क्या है, पिक्स, माउंटेन एंड पीक्स। माउंटेन्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से होते हैं, कंचनजुंगा जो कि हाईएस्ट पीक इन इंडिया होता है, जो कि सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट आप सब जानते हैं कि जो कि हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड, जो कि नेपाल में है, हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। आपने ये सब पढ़ लिया। एंड देन हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कि लास्ट आपके कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में। फेमस टेम्पल इन इंडिया, फेमस टेम्पल इन इंडिया कौन कौन सा आपको पता है, केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है, सोमनाथ जो कि गुजरात में है, सोमनाथ टेम्पल जो कि आप जानते हैं गुजरात में है, गोल्डन टेम्पल पंजाब अमृतसर में है, मीनाक्षी टेम्पल, ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि मीनाक्षी टेम्पल भी है, तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है। आप सब वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो आप गलत करके नेगेटिव मार्क लेके आ जाएंगे, आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। मीनाक्षी टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है, साउथ में हमारे, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल ये तो सबको पता होगा, उड़ीसा में है, जो कि पुरी, उड़ीसा की राजधानी पुरी में है, ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल, ओके। तो यही हमारी ये सब चीज़ें थी। मेरा मकसद यही था आपको कि आपको मैं ये बता सकूँ बाका के बारे में, ठीक है।
तो बाका क्या होता है क्या नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के लिए। जो भी स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएबल मार्क देता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ को पढ़ के नोट करिए, नोट बनाइए, नोट्स बना के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। आप प्लीज़ कोई भी आप क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, इसमें से 100 to 10% क्वेश्चन आते हैं और रिपीट होते हैं, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। तो आप प्लीज़ नहीं छोड़िएगा, आप नोट्स बनाते रहिए ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।